स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कंपटीशन वॉरियर्स। और आज हम फिर एक हमारी नई सैम्पल वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू हुए हैं। ये जो आप कवर पेज देख रहे हैं, ये कवर पेज से आपको पता लग गया होगा कि ये जो वीडियो है वो पीपीएससी के जो आने वाला एग्ज़ाम है प्रिंसिपल और हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और बीपीईओ के लिए वो वीडियो है। और डेफिनेटली आपको टॉपिक भी दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर कि एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि चाइल्ड राइट्स के ऊपर ये वीडियो है। ये जो कवर पेज हमने लगाया है वो उन स्टूडेंट्स के लिए लगाया है जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो जो चाइल्ड राइट्स पर हम सैम्पल वीडियो लेकर के आए थे उसको नहीं देखा, तो वो हमारी इस वीडियो को, हमारी जो पहली वीडियो है इसको वो देख लें। इसमें जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो टॉपिक्स यहाँ पर आपको दिख ही रहे हैं। और यहाँ 1946 तक हमने हमारी इस पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनिसेफ का जन्म हुआ और बच्चों के भलाई के लिए जो यूनिसेफ एक फ़ंड बनाया गया, एक प्रोग्राम बनाया गया। ये यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसको चलाया गया। अब हम इससे आगे के इवेंट्स को देखेंगे, एवोल्यूशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी कि चाइल्ड राइट्स की जो उत्पत्ति हुई है कि फ्रांस में 1841 में जब ये पहली बार लॉ बनने शुरू हुए और चाइल्ड राइट्स के ऊपर बात होनी शुरू हुई, उसके बाद से लेकर के आज तक 2020 तक क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या मेजर इवेंट्स नेशनली और इंटरनेशनली हुए हैं, उनको हमने कवर करना है। तो 1946 तक के इवेंट्स को हमने कवर कर लिया था कि जब यूनिसेफ का जन्म हुआ है चाइल्ड राइट्स के लिए, ठीक है जी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट हमारी वीडियो पर स्लाइड पर जाएंगे, जिस पर हम आज जो हमारी वीडियो है वो सारी फोकस है, उसको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके, सो हमारी पहली स्लाइड जो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि 1946 के बाद क्या डेवलपमेंट्स मेजर हुई चाइल्ड राइट्स के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यूनिसेफ का जन्म के बारे में हमने बात करी है कि 1946 में इसका बर्थ हुआ। और देखिए जब इसका जन्म हुआ था 1946 में, तो इसको एक प्रोग्राम की तौर पर लिया गया था, इसको एक फ़ंड प्रोग्राम के तौर पर लिया गया था कि जो अनटोल्ड सफरिंग्स हुई हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ख़ास तौर पर बच्चों को और औरतों को और उसमें भी बच्चों को, उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, उनको दोबारा से बसाया जाएगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाएगा। लेकिन जब यूनिसेफ ने 1949 में भारत में काम करना शुरू किया या और दूसरी कंट्रीज़ में काम करना शुरू किया, और उसके काम को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस में इसको एक परमानेंट एजेंसी के तौर पर 1953 में, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 1953 में यूनिसेफ को परमानेंट स्टेटस मिल गया और एक यूएन एजेंसी की तरह से इसने काम करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि चाइल्ड राइट्स के ऊपर काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो बच्चों की भलाई के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अब इंटरनेशनल लेवल के तौर पर मान्यता मिलने लग गई थी, ठीक है जी। तो अब यहाँ से क्या कुछ हल्के फुल्के सवाल हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं, जिसको हमने डिस्कस करना है। देखिए यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1953 में 1953 में इसको परमानेंट स्टेटस मिल गया यूनाइटेड नेशंस में एज ए ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर के ऊपर कई बार सवाल आ जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखिए न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में है, इसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है। और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इसकी रीच है और 192 कंट्रीज़ में ये अभी एक्टिविटी कर रही है, अपनी एक्शन में है, ठीक है जी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ये है यूनाइटेड यूनिसेफ जो है, ठीक है जी। और इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जो इसका जो चार्टर है, यूनाइटेड नेशन का जो यूनिसेफ का जो चार्टर है, जिसमें क्या बताया गया है कि इसके रोल क्या हैं और इसकी जिम्मेदारियां क्या ये निभाएगी, उसके बारे में बात करनी हमें है। तो क्योंकि पीपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे सवाल बन जाते हैं कि यूनिसेफ का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रोल, उसका या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल है जो मैंने लिखा है, चाइल्डहुड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन। देखिए जो बच्चों का और जो मातृत्व, जो औरतें हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म देना है, जब बच्चे ने इस संसार में आना है, तो उनके न्यूट्रिशन के ऊपर इसने काम करना है कि उनको एक अच्छी खुराक मिले ताकि बच्चों का शारीरिक और बौद्धिक विकास और उन औरतों का प्रॉपर शारीरिक उनको सपोर्ट मिल सके जब उन्होंने बच्चे को जन्म देना है, ताकि जब वो बच्चा दुनिया में आएगा तो वो कुछ ऐसी कमजोरियों के साथ ना आए जो बाद में जाके उसको प्रॉब्लम करे या उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, ठीक है जी। चाइल्डहुड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन इसका एक रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। उसके बाद सैनिटेशन है, देखिए प्रमोटिंग एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एमरजेंसी रिलीफ इन रिस्पॉन्स टू डिजास्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब कहीं भी कोई जंग होती है, कोई वॉर होती है या कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है किसी लोकेशंस, किसी कंट्रीज़ में, किसी प्लेसेस पर, तो वहाँ पर ये जाकर के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बच्चों की भलाई के लिए इमीडिएटली एक्टिव हो जाती है और काम करती है। ये एक सबसे बड़ा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि इमरजेंसी रिलीफ इसने बच्चों को देना है, ठीक है जी। इसके बाद इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, इसके लिए भी ये काम करती है, और ये सारे जो इसके काम है ये बच्चों के लिए करती है, ठीक है जी। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इसमें हमने देख लिया है। इसके बाद इसका एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा सवाल बन जाता है, जो कि एक रेडी टू ईट सवाल है, कि भाई इसका ना हेड पूछ लिया जाता है, यूनिसेफ का जो डायरेक्टर है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो कौन है। तो देखिए ये एक फीमेल है, हेनरिटा फोरे है, और ये एक अमेरिकन है, ठीक है जी। और 2018 में इसने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर भार संभाला है, और यूनिसेफ की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है हेनरिटा फोरे। ये सवाल बन सकता है। इसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं आजकल, वो ये पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिए जाते हैं कि भाई इनके जो गुडविल एम्बेसडर कौन है। तो यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर कौन है। देखिए गुडविल एम्बेसडर का काम क्या होता है कि वो जो यूनिसेफ जो काम कर रही है तो उस काम को वो प्रचार प्रसार करता है, पूरी दुनिया में बताता है, ठीक है जी। उसकी एक ऐसी इमेज होती है उस इंसान की जिसको गुडविल एम्बेसडर बनाया जाता है, कि लोग उसकी बात को सुनता है, समझते हैं और उसकी बात को इम्प्लीमेंट करते हैं आम लोग। इसीलिए इन लोगों का सहारा लिया जाता है, और ये बहुत ही फेमस लोग होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक नाम लिखा है, मिली बॉबी ब्राउन। देखिए ये ना एक लड़की है, ये ब्रिटिश एक्ट्रेस है। वैसे तो ये एक स्पेनिश ओरिजिन की लड़की है, और बाद में इसने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली, और ये एक एक्ट्रेस है, ठीक है जी, मिली बॉबी ब्राउन। ये इसको 2018 में यूनिसेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इसमें इसका ये सवाल जो बनता है वो यहाँ से इसके नाम के अलावा एक और सवाल बन जाएगा कि इसके साथ एक ऐसी डिस्टिंक्शन लग गई है, वो क्या है कि ये अब तक की यूनिसेफ की जो आपकी यंगेस्ट मतलब कि गुडविल एम्बेसडर बनी है, यंगेस्ट गुडविल एम्बेसडर बनी है ये यूनिसेफ की अभी तक, मिली बॉबी ब्राउन। ये यहाँ से सवाल उठ सकता है। इस बार आप पेपर में आप देख सकते हैं कि आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो अब ये तो गुडविल एम्बेसडर्स की बात हो गई इंटरनेशनली, लेकिन कई बार ये भी सवाल बन जाता है कि भारत में क्या यूनिसेफ ने कभी गुडविल एम्बेसडर्स अपॉइंट किए हैं। तो डेफिनेटली भारत में भी दो ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, और वो है अमिताभ बच्चन और दूसरी है हमारी प्रियंका चोपड़ा जो एक्ट्रेस है, ठीक है। साल याद करने की जरूरत नहीं है कि किस साल इनको गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा साउथ एशिया यानी कि भारत साउथ एशिया का एक प्रोमिनेंट कंट्री है। इवन साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया को सब कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया है, तो इसलिए साउथ एशिया में भी दो इंडियंस को उठाया गया गुडविल एम्बेसडर के लिए, और वो थे आपके आमिर खान एंड सचिन तेंदुलकर। तो चार पर्सनैलिटीज़ आपको पता हो जानी चाहिए कि अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान और सचिन तेंदुलकर को एज एन गुडविल एम्बेसडर यूनिसेफ का लिया गया है, ठीक है जी। और मिली बॉबी ब्राउन जो है वो 2018 में गुडविल एम्बेसडर नियुक्त करी गई है यूनिसेफ की, जो कि एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है, ठीक है जी। और ये यंगेस्ट गुडविल एम्बेसडर है आज तक की यूनिसेफ की, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए हमने डिस्कस किया है कि 1953 में आपका यूनिसेफ को परमानेंट स्टेटस मिल गया, ओके। उसके बाद देखिए 1959 में एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट होगा अब, ठीक है जी। 1959 में 20 नवंबर, यहाँ पर मैंने एक डेट लिखी है 20 नवंबर। देखिए 20 नवंबर है ना, जो चाइल्ड राइट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक डेट है, क्योंकि बाद में जाकर के क्या होगा कि 20 नवंबर को ही हम इंटरनेशनल या यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया करेंगे। देखिए भारत में जो चिल्ड्रन डे मनाया जाता है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और 1964 में जब ये आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के डिमाइस के बाद बेसिकली क्या हुआ है कि उनको ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए 14 नवंबर जो उनका जन्म दिवस था उसको मतलब कि बाल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाने लगा, और उसको चिल्ड्रन डे भी बोल देते हैं कि चिल्ड्रन डे स्कूलों में मनाया जाता है 14 नवंबर को। लेकिन देखिए बड़ी ही एक हैरानी की बात है कि 20 नवंबर जो 20 नवंबर है इसके बारे में स्कूलों में नहीं बताया जाता, और 20 नवंबर को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे के तौर पर मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसी दिन 20 नवंबर 1959 को एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट हुआ यूनाइटेड नेशन के द्वारा। वो इवेंट क्या हुआ, अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बेसिकली 1924 में ये जो आपकी पहली DRC हुई है, डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया लीग ऑफ नेशंस के द्वारा कि अगर हमने बच्चों के होलिस्टिक इनके संपूर्ण विकास को देखना है, इनके चौतरफा विकास को देखना है, तो हमको इन सिद्धांतों को देखना पड़ेगा। तब उसने 5 सिद्धांत दिए थे, ठीक है जी। अब उसी को ही ये लोग एक्सपैंड करेंगे, इसी को ही उन्हीं 5 प्रिंसिपल्स को ये एक्सपैंड करके यूनाइटेड नेशन एक कन्वेंशन करेगा, ठीक है जी। और उसको बोला जाएगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड
डीआरसी, सेकंड डीआरसी यानी कि 1959 में। और इसमें उन प्रिंसिपल 5 प्रिंसिपल को बढ़ा करके 10 कर दिया जाएगा। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं वो हमने हमारे स्टूडेंट्स को क्या है कि नोट्स के रूप में हम अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, ठीक है जी। उनको हम क्लास में इनका बता भी रहे हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में, ताकि अगर उसके ऊपर सवाल आता है कि वो 5 प्रिंसिपल्स क्या थे या वो 10 प्रिंसिपल्स सेकंड डीआरसी 1959 में जो आपकी कन्वेंशन हुई यूनाइटेड नेशन की उसमें क्या थे, उसके बारे में स्टूडेंट्स को नॉलेज हो। तो अभी यहाँ पर इस वीडियो के स्कोप में हम यही बताएंगे कि वो 5 प्रिंसिपल्स को बढ़ा करके 10 प्रिंसिपल्स कर दिया गया सेकंड डीआरसी में, जो कि 20 नवंबर 1959 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई, ठीक है जी। तो ये आपने 20 नवंबर की डेट को याद रखना है, इस साल को याद रखना है कि 1959 में सेकंड डीआरसी हुई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है जी। और देखिए ये जो डीआरसी हुई थी ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि यहाँ पर एक पहला कंसेंसस, पहली मंजूरी मिली सभी देशों की कि वो सब देश इकट्ठा हुए और वो कहते कि ठीक है अब हम बच्चों के राइट्स के लिए हम एक्सक्लूसिवली बात करना शुरू करेंगे। और ये बातें 1959 में स्टार्ट हो गई। तो वो 10 प्रिंसिपल्स की मैं बात जो पहले बता के गया हूँ वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 10 प्रिंसिपल्स, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। तो कई बार क्या होता है कि प्रियम्बल के ऊपर सवाल आ जाता है कि प्रियम्बल बेसिकली क्या है कि इसका जो मखौटा है डीआरसी का, कि डीआरसी को अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ना, उनके 10 प्रिंसिपल्स को नहीं पढ़ना, तो आपको उसका मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए कि उस मतलब के कन्वेंशन में कहा क्या गया है। तो देखिए वहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि यहाँ पर इस डीआरसी में लिखा गया कि हमें ज़रूरत है काम करने की, किसके ऊपर, कि हमें स्पेशल केयर देनी है बच्चों को, हमने बच्चों को प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है जी। और इस प्रोटेक्शन को देते हुए हमने ऐसे कुछ कानूनी ऐसे कुछ एक्ट्स बनाने हैं, कुछ ऐसी लीगल प्रोटेक्शंस बच्चों को देनी है कि अगर वो बच्चों के विकास में कुछ ऐसी बातें आती हैं तो हम उनको बच्चों को लीगल प्रोटेक्शन दे सकें, जो कि बाद में जाकर के आपके एक्ट बनेंगे। और अगर उन एक्ट्स को आप नहीं मानते तो आपके लिए कुछ यहाँ पर सजाओं का भी प्रावधान हो सकता है, ठीक है जी। तो इसमें चिल्ड्रंस नीड फॉर स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट लीगल प्रोटेक्शन बिफोर एज वेल एज बर्थ, यानी कि जन्म से पहले और जन्म के बाद भी उसको कुछ हमने लीगल प्रोटेक्शन देनी है, जो कि हम बाद में जाके देखेंगे। जैसे पीएनडीटी एक्ट्स आपके बनेंगे बाद में 90s में जाकर के, वो लीगल प्रोटेक्शन में ही आएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पर इन्होंने चाइल्डहुड एज को डिफाइन नहीं किया सेकेंड डीआरसी में, और उसका ऑब्जेक्टिव मतलब उनका जो मंतव्य था वो क्यों नहीं किया, बेसिकली वो इस पेचीदगी में नहीं फंसना चाहते थे कि एबॉर्शन को हम मतलब कैसे डिफाइन कर पाएंगे, कि अगर चाइल्डहुड एज उन्होंने डिफाइन कर दी कि जी बच्चा जैसे ही मतलब कि मदर की वॉर्म पेट में आता है तो वो मतलब उसको हम चाइल्डहुड एज में मान लेंगे कि नहीं मानेंगे। इसी चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने डीआरसी में, सेकंड डीआरसी में, इवन फर्स्ट डीआरसी में भी 1924 में भी इसको डिफाइन नहीं किया गया था कि चाइल्डहुड एज क्या होगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एक लकूना छोड़ दिया गया कि चाइल्डहुड एज को डिफाइन नहीं किया गया कि चाइल्डहुड एज क्या है, ठीक है जी। अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो स्लाइड पर जाएंगे, ठीक है जी। देखिए 1959 में एक इंटरनेशनल इवेंट हो गया, ठीक है जी, जिसमें आपकी सेकंड डीआरसी डिक्लेरेशन ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड हो गया। उसके बाद एक इंडिया में अब एक और एक्ट लेकर के आई इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको चिल्ड्रन एक्ट 1960 बोला जाता है। देखिए चिल्ड्रन एक्ट 1960 जो है बेसिकली ये वही सेम जो यूनिवर्सल एजेंडास थे कि बच्चों को हमने केयर करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको मेंटेन करना है, उनकी वेलफेयर के ऊपर काम करना है, उनको ट्रेनिंग हमें प्रॉपर देनी है, उनको हमें एजुकेट करना है, उनको अगर वो रिहेबिलिटेट करना है उन्हें, अगर वो किसी भी कारण से कोई जंग है या कोई और कारण की वजह से उनका विस्थापन हो गया है, उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा है, तो उनको हमें दोबारा से बसाना है। तो इसके ऊपर बात करी गई और ये जो एक्ट लेकर के आया गया ये एक्सक्लूसिवली यूटीज़ यूनियन टेरिटरीज़ के लिए लेकर के आया गया। यहाँ पर 2 कैटेगरीज़ की बात हुई, एक तो निगलेक्टेड चिल्ड्रन और एक डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन। देखिए यहाँ पर 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको क्लियर करना चाहिए कि निगलेक्टेड चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या रखी गई इस एक्ट में और डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन की डेफिनेशन क्या रखी गई। तो देखिए जो निगलेक्टेड चिल्ड्रन है उसका मतलब ये है कि कोई ऐसा बच्चा जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है जी, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो भीख मांग रहा है, वो भीख मांग कर खा रहा है, ठीक है जी, मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे
कोई ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनके माँ बाप इतने समर्थ नहीं है कि वो अपने बच्चों को पाल सके, यानी कि वो पेरेंट्स जो हैं वो अनफिट हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, ठीक है जी। कुछ ऐसे बच्चे जो कुछ ऐसे ब्रॉथल हाउसेस जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है वहाँ पर रह रहे हैं, यानी कि वो वल्नरेबल हैं कि उनका भी देह व्यापार हो सकता है, ठीक है जी। वो ऐसे बच्चे जो अपनी प्रोस्टिट्यूट जो जिनकी मदर्स हैं वो प्रोस्टिट्यूशन के काम में हैं और वो उनको भी प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा सकता है, ऐसे बच्चों के को कैटर करने के लिए ये एक्ट लेकर के आया गया जिसको चिल्ड्रन एक्ट 1960 बोला गया और ये भारत में सिर्फ यूटीज़ में अप्लाई किया गया। और यहाँ से एक रास्ता निकलेगा कि ये ही एक्ट जो है जो किसी और एक्ट के नाम से पूरे ऑल इंडिया लेवल यानी कि पैन इंडिया लेवल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने यहाँ पर निगलेक्टेड चिल्ड्रन के बारे में पता होना चाहिए, आपको डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन के बारे में पता होना चाहिए और 1960 का जो चिल्ड्रन एक्ट था जो कि सिर्फ और सिर्फ यूटीज़ में इम्प्लीमेंट किया गया, इसके बारे में आपको नॉलेज हो जानी चाहिए, ठीक है जी। हम हमारी नेक्स्ट वीडियो पर हम हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड पर आ गए हैं और देखिए यहाँ पर हमने एक और मेजर इवेंट को कवर किया है कि भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया एक पैन इंडिया पॉलिसी को। देखिए ये पैन इंडिया जो नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन मैंने यहाँ पर लिखा है कि नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974। ये सवाल बन जाता है कि भारत ने अपनी पहली चिल्ड्रन पॉलिसी कब लॉन्च करी, तो वो 1974 में भारत ने अपनी पहली नेशनल चिल्ड्रन पॉलिसी को लॉन्च किया, ठीक है जी। और इस पॉलिसी के हाईलाइट्स क्या थे, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इस पॉलिसी ने पहली बार इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि देखिए ये बच्चे जो होते हैं ना वो हमारी एक देश की धरोहर है, वो हमारी संपत्ति है और वो ऐसी संपत्ति है जिसको हमने एज ए ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करना है, यानी कि हमने उनको इस तरह से हालात में उनको बड़ा करना है, उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है कि वो देश की तरक्की के लिए काम कर सकें। और वो देश की तरक्की के लिए तभी काम कर सकते हैं अगर उनका बचपन बहुत अच्छे से हम संवारें, उनको तैयार करें इसके लिए, ठीक है जी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसमें ये इसको बच्चों को एसेट तो माना ही माना, देश की संपत्ति एक इम्पॉर्टेंट संपत्ति तो माना ही माना। इसके अलावा उन्होंने कहा, इस बात को माना कि देखिए ये एक देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको नर्चर करे, यानी कि वो फ्लोरिश करे, उनको हर तरीके से वो उनको फले फूले ताकि वो बच्चे जो हैं वो रॉबस्ट सिटीजन्स बन सकें, ठीक है जी। और वो रॉबस्ट सिटीजन जो ताकतवर सिटीजन्स बन सकें, वो सिटीजन जब वो अपनी जवान हों, वो एक अडल्ट बने तो वो फिजिकली फिट हों, वो मेंटली अलर्ट हों, वो मॉरली हेल्दी हों और उनके पास अच्छे स्किल्स हों ताकि वो देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें और वो पूरी तरह से मोटिवेटेड हों, वो किसी भी तरह से मायूस ना हो, क्योंकि उनका जो विकास है, उनका ग्रोथ इस तरह से हुआ है कि वो पूरे चार्मिंग उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ है उनकी। और उसके अलावा वो सोसाइटी में एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तौर से काम कर सकें, ठीक है जी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि 1974 में जब ये चिल्ड्रन पॉलिसी आई तो उसमें ये कहा गया कि अब आगे से जितनी भी हमारी कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ बनेंगी वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी और चाइल्ड प्रोग्राम्स, मतलब इसमें जो हमारी पॉलिसीज़ आएंगी, नेशनल पॉलिसीज़ डेवलपमेंट प्लान्स जो हमारे आएंगे, इसमें हम चाइल्ड प्रोग्राम्स को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। यानी कि हमारी जितनी भी नेशनल प्लान्स आएंगे, 5 ईयर प्लान्स हैं या जो भी प्लान्स हैं, उसमें हमने चाइल्ड प्रोग्राम्स को बहुत वेटेज देनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात कही गई। तो ये इसके फीचर्स ना कई बार पूछ लिए जाते हैं, हालांकि बहुत कम चांसेस हैं पीपीएससी में, लेकिन यूपीएससी में ये पूछा जाता है, आपने इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है जी। 1974 में ये इवेंट हो गया इंडिया लेवल के ऊपर। तो देखिए 1959 में जो सेकेंड डीआरसी हुई थी उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई गई 1979 में। देखिए 1979 में क्या है कि 1979 में यूनेस्को ने क्या किया कि प्रोक्लेम किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड 1979 को। तो पहला जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड मनाया गया वो 1979 में मनाया गया और यूनेस्को जो एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसको घोषित किया क्या कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है जी। और इसीलिए इसके बाद से हर साल मतलब कि 20 नवंबर को ही मतलब कि हम लोग क्या करने लग गए हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड हम लोग मनाने लग रहे हैं, ठीक है जी। हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर स्विच करेंगे इसके बाद। देखिए इसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट अब होगा, जेजे एक्ट जिसको बोला जाता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। देखिए भारत में इस एक्ट को लेकर के आया गया 1986 में। देखिए जुवेनाइल का मतलब यही होता है कि जो बेसिकली अभी जवान होते हुए बच्चे हैं, ठीक है जी।
तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो जुवेनाइल की डेफिनेशन देखनी है। देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है जब ये लागू हुआ 1986 में, तो जितने भी अभी तक एक्ट्स बच्चों के लिए बने थे उन सबको रिपील कर दिया गया और सारी बातें इस एक्ट में डाल दी गई। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है और इसके लिए हम एक अलग से वीडियो हमारे बच्चों को देंगे। हमने हमारे स्टूडेंट्स को अलग से नोट्स इसके दिए हैं। हमारे बच्चों को हमने इसके ऊपर एक फुल फ्लेज लेक्चर दिया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 या फिर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट किया गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 निर्भया केस के बाद, उसको हमने अपने बच्चों को पूरी तरह से समझाया है स्टूडेंट्स को। और हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में डेफिनेटली देखिए हम बहुत एक्सक्लूसिवली इसको, बहुत एलेबोरेटिवली इसको समझाते हैं ताकि बच्चों को प्रॉपर इसके बारे में समझ आ सके। लेकिन जहाँ तक इस वीडियो का स्कोप है तो हम यहाँ पर आपको जुवेनाइल की डेफिनेशन क्लियर करके जाएंगे कि जुवेनाइल की डेफिनेशन क्या थी 1986 के एक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए जुवेनाइल माना गया था कोई भी ऐसा लड़का मेल जो 16 साल की एज जिसने अटेन नहीं करी या 16 साल से कम की उम्र का है वो जुवेनाइल की कैटेगरी में आएगा, यानी कि उसको अडल्ट नहीं माना जाएगा। और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इस देश का उसको उस तरीके से उसको ट्रायल नहीं किया जाएगा अगर वो 16 साल से कम की उम्र का है, ठीक है जी। और लड़कियों की एज इसमें रखेगी 18 साल के, अगर वो 18 साल से कम की उम्र की हैं तो उनको जुवेनाइल माना जाएगा 1986 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो जस्ट हमने इस एक्ट में एक ही बात आपको बता करके गए हैं। इसका जो पूरा स्कोप है वो हम क्लासरूम प्रोग्राम में ही बच्चों को बताते हैं या जो बच्चों को हम अपने नोट्स देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो इवेंट हुआ इंडिया में वो एक और एक्ट बना और वो बना चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। देखिए चाइल्ड लेबर से जुड़ा हुआ बेसिकली ये एक्ट है, कॉमन सेंस से पता लग रहा है। ये 1986 में एक कानून बनाया गया जिसमें चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेगी। देखिए चाइल्ड लेबर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और भारत में तकरीबन देखिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं और ऐसे बच्चे हैं कि फुल टाइम चाइल्ड लेबर में वो लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि अभी ऐसे कानून बन गए हैं जिसमें ये डिफ़ाइन किया गया है कि चाइल्ड लेबर की एज क्या होगी और किस तरह की चाइल्ड लेबर में बच्चा को इन्वॉल्व किया जा सकता है, किस एज बार को रखते हुए कि 14 साल से कम का उम्र का है तो वो इस तरह का काम कर सकता है, 14 साल से ऊपर है तो वो इस तरह के काम कर सकता है, ठीक है जी। तो देखिए चाइल्ड लेबर जो एक्ट आया है 1986 में ही आया, ये 23 दिसंबर 1986 को इन्फोर्स हो गया, ठीक है जी। बाद में इसमें अमेंडमेंट्स होती रही हैं लेकिन आज हम इस डेट को डिस्कस करेंगे 1986 के ईयर को, ठीक है जी। देखिए जिस बच्चे ने 14 साल की उम्र कम अभी पार नहीं करी, 14 साल की उम्र से वो कम है, ठीक है जी, वो जो बच्चा है उसको चाइल्ड माना गया है इसमें, ठीक है जी। और उसको प्रोहिबिट किया गया है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें वो काम नहीं कर सकता। यानी कि हमने यहाँ पर एक ऐसी एक्टिविटीज़ के नाम लिखे हैं जो कि भारत में रैम्पेंट हैं, लेकिन हाँ वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो गैर कानूनी हैं, उनके लिए वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आती हैं, उनके लिए सजाओं का प्रावधान है। देखिए 14 साल से ऊपर की जो एक्टिविटीज़ बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो सकता, जो हमारा फंडामेंटल राइट भी बन गया है, आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया है कि हजार्डस एक्टिविटीज़ में बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो सकता 14 साल से अगर वो कम है। तो देखिए कॉमन सेंस से पता लगता है कि सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स हैं, स्लॉटर हाउसेस है, फायर क्रैकर की शॉप्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर मशीनरी या फिर हैवी मशीनरी यूज़ होती है वहाँ पर वो बच्चा काम नहीं कर सकता, उसके काम के ऊपर रोक है, ठीक है जी। लेकिन आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ रेड करके लाइन लिखा है कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मोटेल्स, टी शॉप्स। देखिए ये जो एक्ट है आपका चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 ये प्रोहिबिट करता है कि बच्चे इन लोकेशंस पर भी काम नहीं कर सकते, ठीक है जी। लेकिन इवन देन यहाँ पर बच्चे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं और 14 साल से कम के बच्चे भी नहीं कर सकते यहाँ पर काम, लेकिन फिर भी 14 साल से कम के बच्चों को हम गाए बगाए देखते हैं कि वो इन ढाबास पर या डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पर या होटल्स, मोटेल्स या फिर चाय की जो दुकानें हैं वहाँ पर इनसे काम दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसके लिए कम से कम 3 महीने की सज़ा या 10,000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस भारत में चल रही है क्योंकि देखिए भारत का एक परिवेश अलग परिवेश है। यहाँ पर बहुत तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे को काम करना पड़ता है और उसकी उम्र का ख्याल नहीं रखा जाता। और अक्सर एक हम कहावत सुनते हैं कि ये जो छोटू होते हैं ना ये अक्सर घर के बड़े होते हैं, यानी कि इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और हमारा जो समाज है वो अलाउ कर देता है कि ठीक है 2 वक्त की रोटी खानी है तो इन बच्चों से काम करवाते रहो या करते रहो, ठीक है जी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है। 1986 का जो आपका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट आया इसमें 14 साल की उम्र से कम की उम्र से बच्चों को काम के लिए रोकथाम
उनका करना है, उनको किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं लेकर आना। और इस सारी एक्टिविटीज़ का हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया है, जिसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारा वाकई में ध्यान खींचती हैं कि वो 14 साल से कम हैं, इवन देन वो काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। देखिए हमारा जो लास्ट इसका जो टॉपिक है इस जो हमारी वीडियो का, वो है UNCRC 1989। देखिए 1924 में पहला आपका DRC हुआ, 1959 में सेकंड DRC हुआ, और उसके बाद ये नाम बदल करके CRC हो जाएगा, UNCRC। ठीक है जी, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड से बदल करके अब ये नाम आ जाएगा, एक्रोनिम आ जाएगा आपका CRC, UNCRC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन। देखिए अब एक बहुत ज़बरदस्त मीटिंग होगी, इंटरनेशनली ये मीटिंग होगी। ठीक है जी, 1989 में ये मीटिंग होगी। ठीक है जी, और 30 साल बाद 1959 के बाद 30th एनिवर्सरी को मनाते हुए 20 नवंबर 1999 को UN जनरल असेंबली अडॉप्ट करेगी UNCRC को। ठीक है जी, इसमें वही हुआ कि कन्वेंशन आई, यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जिसमें कि मतलब के बच्चों के राइट्स के बारे में, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनके संपूर्ण विकास के बारे में बात करी जाएगी। ठीक है जी, तो इसको 2 सितंबर 1990 को ये एनफोर्स कर दी गई। ठीक है जी, 1989 में ये कन्वेंशन हुई, 2 सितंबर 1990 को इसको एनफोर्स कर दिया गया। डेट पूछी जा सकती है, आपको ये डेट याद होनी चाहिए। उसके बाद भारत के पॉइंट ऑफ व्यू, भारत ने इसको रेटिफाई किया कब? दिसंबर 1992 में, 11 दिसंबर 1992 को भारत ने इसको रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई करने का मतलब ये होता है कि ये एक लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कुछ भी यहाँ पर कानून बनेंगे इंटरनेशनली, भारत को वो कानून मानने पड़ेंगे। रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है। ठीक है जी, देखिए दुनिया के सारे देशों ने इसको रेटिफाई किया है एक्सेप्ट USA। देखिए दुनिया की सुपर पावर है, उसने इसको रेटिफाई नहीं किया है, और 195 इसकी कंट्री मेंबर कंट्रीज़ हैं, इसकी पार्टीज़ हैं जिन्होंने इसको ट्रीटी को माना है, इसको ऑब्लिगेशन में लेकर के गए हैं, एक्सेप्ट USA। तो सवाल बनता है कि कौन सी ऐसी कंट्री जिसने इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया है? तो वो USA है, आउट ऑफ 196 कंट्रीज़, जो कि जिसमें से इसने USA ने इसको रेटिफाई नहीं किया है, और इसकी टोटल पार्टी कंट्रीज़ हैं 195। ठीक है जी, इसका जाते जाते हम एक बात कर लें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है UNCRC का। तो देखिए UNCRC ने क्या किया है, एजेंडा सेट किया है। क्या कि जी हमने बच्चों का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड कल्चरल राइट्स के ऊपर काम करना है। देखिए बच्चों के 8 राइट्स हैं, और उन 8 राइट्स को एक के ऊपर एक पूरी वीडियो बनती है, जो कि हम हमारे स्टूडेंट्स को क्लासरूम प्रोग्राम में बता चुके हैं कि वो 8 राइट्स क्या हैं, उसके ऊपर हम फुल फ्लैज डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप भी हमारे क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स बठिंडा से बिलोंग करते हैं, या जुलाई में जैसी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो सारा प्रोग्राम्स को क्लासरूम प्रोग्राम में हमने उसको डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमें मतलब कि आपको हमारी वीडियोस चाहिए, तो आप हमसे वीडियोस पर्सनल अपने कॉन्टैक्ट ID के ऊपर ले सकते हैं। इसका हमने प्रोविज़न बनाया है। ठीक है जी, तो UNCRC 1989 का ऑब्जेक्टिव जो था वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड कल्चर राइट्स बच्चों को उनको प्रोटेक्ट करना था। और ये सारे राइट्स हैं क्या, इनको हमने फुल फ्लैज एक वीडियो में या एक लेक्चर में डिस्कस हमने किया है, और अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं तो इसको हम बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स को वीडियो दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो देखिए हम लेकर के आएंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बच्चों के लिए जो प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ बनाई हैं, वहाँ पर से एक सवाल प्रॉपर पूरे चांसेस हैं कि वहाँ से सवाल उठेगा कि जो बच्चों से जुड़े हुए प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ गवर्नमेंट चला रही है, या जो लेटेस्ट अभी न्यूज़ में है किसी भी स्टेट्स की या गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम्स हैं या पॉलिसीज़ हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उस लेक्चर को हम लेकर के आएंगे जल्दी ही। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ से पूरे चांसेस हैं कि 1 या 2 सवाल बच्चों पर बनेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, और इस पर आपको कोई है तो आप हमें कमेंट करिए, जो भी आप हमसे क्वेरी आपकी कोई है तो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।